तो अब हमको करना क्या है कि फैक्टर्स निकालना है, किसी भी गिवन नंबर के फैक्टर्स निकालना है। तो हमने एक नंबर को इनपुट कर लिया और इनपुट करने के बाद में मिसबा पढ़ती नहीं है, आती तो डेली है क्लास में, पढ़ती क्यों नहीं है फिर? तो पढ़ नहीं रही तो क्या कर रही है फिर? अच्छा, दोनों लोग साथ ही साथ हो क्या कि दूर दूर हो? ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक नंबर इनपुट करा लिया। अब नंबर इनपुट कराने के बाद में फिर हमने क्या किया कि एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के n तक। तो ये लूप आपका कहाँ तक चलेगा? n-1 तक चलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई, ये लूप जो है ये n-1 तक चलेगा, इंटीजर इनपुट। ये अब क्या होगा कि यहाँ से हमने एक कंडीशन चेक करी कि इफ n मॉडुलस i करो, i इज डबल इक्वल टू 0, देन क्या करे? प्रिंट i को प्रिंट करा दो। ठीक है ना? मैसेज लिखना चाहो मैसेज भी लिख सकते हो, i को प्रिंट भी कर सकते हो। अब देखो ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है कि पहले तो एक बार रन करा देता हूँ इसको मैं। यहाँ से हमने रन कराया, उसने लिखा एंटर एनी नंबर, मान लीजिए हमने दे दिया 10, तो उसने कहा 1 2 5, 3 फैक्टर्स हैं इसके। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि कोई नंबर है तो नंबर के फैक्टर्स जब निकालते हैं हम लोग, तो ऐसे केस में 1 तो देखिए सबका फैक्टर होता है, और उस नंबर को नहीं इंक्लूड करते हैं जो नंबर है जिसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं, उस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे केस में हम अगर हम n तक लूप चला देंगे तो फिर तो कोई भी फैक्टर, फिर तो वो नंबर भी आ जाएगा जो नंबर हम दे रहे हैं। जैसे 10 हमने दिया तो 10 को भी प्रिंट कर देगा, जबकि 10 नहीं होता है फैक्टर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन वो खुद वो नंबर जो होता है उसका फैक्टर नहीं माना जाता है। तो 1 और जो नंबर है उससे एक पहले तक हम लोग लूप चलाते हैं। तो जैसे कि i जो है, i की इनिशियल वैल्यू कहाँ, क्या मतलब i का लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, पहले तो ये बताओ। अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 10 है तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? 9 तक चलेगा। तो हाँ, और उसके बाद में कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, तो ऐसे केस में इफ n मॉडुलस i इज डबल इक्वल टू 0, मतलब क्या 10 मॉडुलस i, मतलब 10 में 1 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। 10 में 1 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? क्यों नहीं आएगा यार? 1 से तो किसी भी नंबर में डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, है कि नहीं? 1 तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर दोगे रिमाइंडर 0। 1 से तो हर एक नंबर कटता है ना, हर एक नंबर डिविजिबल है 1 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब कि 1 से वो नंबर डिविजिबल है, और ऐसे केस में वो क्या प्रिंट किए दे रहा है? यहाँ से 1 को प्रिंट किए दे रहा है। बात क्लियर है? यहाँ पे कंसोल विंडो में देखिए 1 को प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके बाद में फिर i में इंक्रीमेंट करेगा, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जब i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या 10 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0 होगा? होगा। तो ऐसे केस में इट मीन्स 10 भी डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ से
किसको प्रिंट कर देगा वो? i को प्रिंट कर देगा, मतलब i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मतलब 2 को प्रिंट कर देगा। बात क्लियर है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो जब 3 हो जाएगी तो क्या 10 मॉडुलस 3 इज डबल इक्वल टू 0? कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। ऐसे केस में कुछ भी नहीं करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, लूप में चला जाएगा। तो क्या i की वैल्यू अब की बार 4 हो जाएगी, तो क्या 10 मॉडुलस 4 इज डबल इक्वल टू 0 होगा? नो, ऐसे केस में फिर से स्किप कर जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो क्या 10 मॉडुलस 5 इज, जहां कंडीशन फॉल्स होती है वहां रोक क्यों नहीं देते? नहीं तो रोकना नहीं है ना उसको, ऐसा है कि रोकना नहीं है ना उसको, रोकना नहीं है। रोक देगा तो फिर तो केवल 1 प्रिंट करके छोड़ देगा, फिर रोक देंगे अगर हम तो उसको, वही चीज है ना, रोक क्यों देगा उसको? रोकने के लिए फिर अलग से स्टेटमेंट ब्रेक का यूज करेंगे हम लोग, तब फिर रोक देगा, लेकिन रोकना नहीं है ना उसको। रोक देंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? रोकने के लिए तो वैसे स्टेटमेंट होता है लूप ब्रेक करने के लिए, ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन रोकना नहीं है उसको ना, उसको तो हम टेस्ट करा रहे हैं ना। पहले 1 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, फिर 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं 10 की, फिर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, इस तरह से करते 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 9 तक हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। और जहां पर वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इट मीन्स कि उस नंबर से हमारा जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 लेने का मतलब ही यही है कि नंबर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ऐसे केस में रिमाइंडर 0 आता है। तो i जब 1 था तो ऐसे केस में रिमाइंडर 0 आया, मतलब 1 से वो 10 डिविजिबल है, ऐसे केस में 1 को प्रिंट कर दिया। फिर 1 + 1 i की वैल्यू 2 हो गई, तो ऐसे केस में 2 से 10 की डिविजिबिलिटी चेक किया, तो यस 10 से 2 से भी 10 डिविजिबल है, तो ऐसे केस में 2 को प्रिंट कर दिया उसने। अभी क्या है, 3 से चेक किया तो नॉट डिविजिबल निकला, क्योंकि 10 मॉडुलस i मतलब 10 मॉडुलस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स है। ऐसे केस में स्किप कर गया, फिर से i में इंक्रीमेंट किया, क्योंकि ये प्रिंट तभी करेगा जब कंडीशन ऊपर वाली ट्रू होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? समझे ना? प्रिंट तभी करेगा। अब i की वैल्यू 4 हुई तो फिर कंडीशन फॉल्स हुई, कुछ नहीं प्रिंट किया उसने। i की वैल्यू जब 5 हुई तो कंडीशन ट्रू मिल गई, तो 5 उसने प्रिंट कर दिया। बोलो, कोई दिक्कत? ओके, i की वैल्यू 6 हुई तो कंडीशन फॉल्स निकली, i इज इक्वल टू 7 में भी कंडीशन फॉल्स हुई, i इज इक्वल टू 8 में भी कंडीशन फॉल्स हुई, i इज इक्वल टू 9 में भी कंडीशन फॉल्स हुई, और बस 9 तक ही लूप चलेगा। क्योंकि हम अगर i इज इक्वल टू 10 कर देंगे, अगर हम n+1 तक लूप चला देंगे, मतलब n तक चल जाएगा अगर लूप, तो फिर 10 को भी प्रिंट कर देगा, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल वो नंबर को नहीं इंक्लूड करते हैं जो नंबर का फैक्टर हम निकाल रहे हैं। 1 को हर एक नंबर के लिए इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि उस नंबर को हम इग्नोर कर देते हैं। बात क्लियर है ना? तो 10 के फैक्टर्स कितने हो गए आपके? 1 2 5। एक बार और रन करा देते हैं प्रोग्राम। अब की बार वैल्यू कितनी दे दें हम? 12 दे देते हैं। तो 12 दिया, तो ऐसे केस में 1 2 3 4 6 ये 5 फैक्टर्स इसके निकले। क्लियर है बात? ओके, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन था, शायद वो बता दिया था मैंने। नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है? इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बताया था क्या मैंने? ओके, तो अब पहले तो परफेक्ट नंबर समझ लो क्या होता है। जैसे कि 12 है, ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देख के बताओ स्क्रीन पर। हाँ, 1 2 3 4 6 ये सारे फैक्टर्स होंगे, और अगर इन सारे फैक्टर्स का सम कर दें तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो क्या 16 इज डबल इक्वल टू 12 है, या 16 इज इक्वल टू 12 है? इसका मतलब कि 12 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। मतलब परफेक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर इफ द फैक्टर ऑफ
that the factor of that particular number, the sum of the factors of that particular number is again the same number. मतलब अगर किसी नंबर का हम उस फैक्टर निकालें और फैक्टर्स का अगर हम सम कर दें और अगर वही नंबर सेम नंबर निकल जाता है तो ऐसे केस में वो नंबर परफेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? अब देखो जैसे कि मान लीजिए एक नंबर हम इनपुट करा रहे हैं, फिर से एक बार प्रोग्राम को रन कराया और यहाँ पे एक नंबर हमने इनपुट कराया 6, ठीक है। तो अब 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखो स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, और 1 2 3 का सम निकाला तो कितना आया? 6 आया, ठीक है ना। और 6 इज इक्वल टू 6, इट मीन्स 6 इज अ परफेक्ट नंबर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार और रन कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसको रन कराया और अब की बार हमने दे दिया 28, ठीक है। तो अब 28 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? हाँ, 1 2 4 7 24 का सम निकालो जरा कितना आता है देखो। 28 आ रहा है ना, इट मीन्स 28 इज अ परफेक्ट नंबर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, तो कोई भी नंबर है अगर उसके फैक्टर्स का सम अगर वही नंबर निकल के आ जाता है, अब मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि 28 के अलावा कौन सा परफेक्ट नंबर होगा। 6 और 28 तो हमें याद था, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। वैसे आप प्रोग्राम बना करके परफेक्ट नंबर को जनरेट करा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से परफेक्ट नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में। वैसे जहाँ तक हमारा ख्याल है 1 से लेकर 100 के बीच में 2 ही परफेक्ट नंबर आते हैं, आपका 6 और 28। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार रन कराइएगा, हम रन करा के दिखा देंगे, इसी तो क्लियर हो जाएगा। तो अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट है कि नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले तो हम कमेंट चेंज कर देते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने कि नहीं? ओके, अब यहाँ पे हमने टू प्रिंट की जगह पे हम कर देते हैं टू चेक अ परफेक्ट नंबर। ये दे दिया, ठीक है। अब एक नंबर इनपुट करा लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब नंबर इनपुट कराने के बाद में एक बार आप एक काम करो कि एक वेरिएबल s मान लेते हैं या सम मान लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। SUM सम इज इक्वल टू 0 से इनिशलाइज कर दो और फिर एक i में लूप चलाओ और फिर अगर ऐसा है तो फिर क्या करो, SUM सम इज इक्वल टू SUM सम प्लस i कर दो। समझे? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या चेंजेस किए बताओ पहले। सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल मान लिया सम कराने के लिए, सम मान लिया क्योंकि हमको फैक्टर्स का सम कराना है ना। फैक्टर्स का सम कराना है कि नहीं कराना है, बोलिए। तो ऐसे केस में हमने पहले तो फैक्टर्स चेक किए, 1 से लेके n-1 तक एक लूप चलाया और हमने चेक किया। जैसे कि मान लीजिए आपने n की वैल्यू मान लीजिए आपने 10 दे दिया, ठीक है। या मान लो n की वैल्यू आपने 5 दे दिया, थोड़ा छोटा देते हैं जल्दी हो जाएगा। तो 5 दिया, तो ऐसे केस में जो i का लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से 4 तक चलेगा। वेरी गुड, 1 से 4 तक चलेगा। तो जब 1 से 4 तक चलेगा तो i की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? 1। और n कितना है? 5। तो क्या 5 मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0? कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू रहेगी। तो ऐसे केस में सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी? 0। ऊपर देखो, सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। और 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर से आया, लूप में आया। अब i में इंक्रीमेंट कर दिया तो i कितना हो गया? 2 हो गया। वेरी गुड, 2 हो गया। तो क्या 5 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0? नो, ऐसे केस में सम में कुछ भी ऐड नहीं करेगा। क्या 5 मॉडुलस 3 इज डबल इक्वल टू 0?
कुछ भी नहीं करेगा, स्किप कर जाएगा, नो चेंज। क्या 5 मॉडुलस 4 इज डबल इक्वल टू 0? नो। तो अब 4 तक ही चलेगा केवल, 4 के बाद तो फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे केस में सम की जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी मिली हमको? 1 मिली। अब हम टेस्ट करा देंगे, कंडीशन टेस्ट करा देंगे यहाँ पे कि इफ सम इज डबल इक्वल टू n, then print given number is perfect, number is perfect, else given number is not perfect. गिवन नंबर इज नॉट perfect. तो देखिए सम की फाइनल वैल्यू हमको कितनी मिली थी? 1। और n की वैल्यू कितनी है? 5 है, n की वैल्यू 5 है। तो क्या सम इज डबल इक्वल टू n है? क्या 1 इज डबल इक्वल टू 5 है? नो। ऐसे केस में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट। अब चलो एक बार और रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। अब हम कोई परफेक्ट नंबर दे देते हैं, जैसे मान लो हमने दे दिया 28 दे दिया, या मान लो 6 दे दिया। तो 6 के केस में अब देखो क्या करेगा ये। 6 के केस में पहले आई की n इज इक्वल टू कितना है? 6 है। आई का लूप जो चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा? फटाफट बताओ। वेरी गुड, 1 to 5 तक चलेगा। अब आई की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, ध्यान दिया करो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो क्या 6 मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0? यस, कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में सम इज इक्वल टू क्या कर देगा? 0 प्लस 1 कर देगा। अभी सम में कितना स्टोर हो गया? 1 स्टोर हो गया। आई में इंक्रीमेंट किया, आई इज इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे केस में क्या क्या 6 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0? कंडीशन हाँ ट्रू है। तो ऐसे केस में फिर से उसने एग्जीक्यूट किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई के अकॉर्डिंग सम इज इक्वल टू, लास्ट टाइम सम कितना था? 1 था लास्ट टाइम 1 था ना। आई जब 1 था तो कंडीशन ट्रू थी, तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब सम के अंदर 1 स्टोर है। अब आई इज इक्वल टू 2 जब था तब भी कंडीशन ट्रू मिली। तो ऐसे केस में सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। अब सम की करंट वैल्यू 3 हो गई। फिर से आई में इंक्रीमेंट किया उसने, आई इज इक्वल टू नेक्स्ट टाइम कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 हो गई। तो क्या 6 मॉडुलस 3 इज डबल इक्वल टू 0? कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ऐसे केस में सम इज इक्वल टू सम प्लस आई के अकॉर्डिंग सम की वैल्यू कितनी हो गई? लास्ट टाइम कितनी थी? 3 थी। 3 में 3 और ऐड हो गया, कितना हो गया सम? 6 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई इज इक्वल टू 4 हो गया। तो क्या 6 मॉडुलस 4 इज डबल इक्वल टू 0? नो, कंडीशन इज फॉल्स, नो चेंज विल बी डन। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 5 हो गई। तो क्या 6 मॉडुलस 5 इज डबल इक्वल टू 0? नो, अगेन द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड। अब आई में इंक्रीमेंट होगा नहीं क्योंकि आई का लूप 1 से 5 तक ही चलेगा। सम की फाइनल वैल्यू क्या मिली हमें? 6 सम की वैल्यू 6 मिली। 3 कौन कह रहा है? क्या तुमको दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? प्रगति हो ना तुम? कौन था ये? अच्छा, बोलोगे नहीं, चलो ठीक है, कोई भी था, कोई दिक्कत नहीं। सम की फाइनल वैल्यू 6 है। और अब लूप से बाहर निकल आए। देखो यहाँ पर ये लूप, हम ये फॉर की बॉडी के अंदर, हम ये फॉर की बॉडी है, ये फॉर की बॉडी है। फिर ये इफ के अंदर भी जब आ गए तो ये इफ की बॉडी हो गई। अब यहाँ से हमने क्या किया, जब यहाँ आ जाएंगे, इसके इंडेंट्स में आ जाएंगे,
तो हम इफ से बाहर निकल जाएंगे, और जब इसके इंडेंट्स में आ जाएंगे तो हम फॉर से भी बाहर निकल जाएंगे। तो जब फॉर से बाहर निकले तो हमने क्या टेस्ट कराया कि सम इज डबल इक्वल टू एन। क्या सम इज डबल इक्वल टू एन है? सम की फाइनल वैल्यू कितनी है हमारे पास में, और एन कितना था? 6 था। तो सम भी 6 हो गया और एन भी 6 हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू मिलेगी कि फॉल्स मिलेगी? ट्रू मिलेगी। तो जब ट्रू मिलेगी तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि गिवन नंबर इज परफेक्ट, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। अब यहाँ एंटर की प्रेस करते हैं हम, तो देखो लिख करके आ रहा है गिवन नंबर। अरे यार वो जल्दी में हो गई होगी, लाओ सही कर देते हैं। ये लो, अब ठीक है, दोबारा से रन करा देते हैं। ऊपर वाली भी गलत है क्या? सही तो है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैसेज है। अब मान लो यहाँ से हमने 28 प्रेस किया तो उसने कहा गिवन नंबर इज परफेक्ट। क्लियर है बात? 28 को दोबारा से रन करा के मतलब दोबारा से इसका प्रोसेस समझाने की जरूरत तो नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या था? टू नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और ऐड करवाया था, लास्ट में ऐड करवाया था कि प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर्स बिलो द गिवन रेंज। नहीं करवाया है? तो लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर्स बिलो द गिवन रेंज। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, क्योंकि इसी के साथ ही साथ हम परफेक्ट जनरेट भी करा देते हैं ना। अभी ये प्रोग्राम जो था ये तो, हाँ बोल दे रहा हूँ, ये पहले समझ लो। वे ये प्रोग्राम जो था ये किसी एक सिंगल नंबर को चेक कर रहा था कि परफेक्ट है कि नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा कि एक मतलब 1 से ले करके जो रेंज आप देंगे उस रेंज के अंदर जितने भी परफेक्ट होंगे वो सब प्रिंट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो लिखो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर्स below the given range. Write a program to print all the perfect numbers below the given range. Noted? Okay. तो एक चीज और जरा सा हमें बताओ, हमने ये वाला प्रोग्राम बताया है कि नहीं? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10, ये बताया है मैंने? कल बताया था। इसका मतलब कि इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ओके, तो अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, टू प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर्स कर देते हैं। टू प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर्स बिलो अ रेंज। ठीक है, अब रेंज को हम आर मान लें तो आप लोग को कोई तकलीफ? नो। और यहाँ एंटर अ नंबर की जगह एंटर एनी रेंज कर देते हैं। ये रेंज कर दिया। अब रेंज को हम आर मान लिया मैंने, और इसके बाद में ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दो। और फिर हम यहाँ एन में लूप चला रहे हैं। अब एन जो है इन रेंज 1 से ले करके आर तक हमने लूप चलाया इसका। और फिर हमने चेक किया कि इफ n परसेंटेज आई n मॉडुलस आई इज डबल इक्वल टू 0, और इस लूप की बॉडी के अंदर सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करो। क्योंकि सम, अभी बताते हैं क्यों ये कर रहे हैं चेंज, क्योंकि हम आउटर लूप में बार बार सम को 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। मतलब जब प्रोग्राम आउटर लूप में जाए तो सम की लास्ट वैल्यू एलिमिनेट हो जाए और फिर से 0 हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी बताते हैं। इफ इतना देन इतना सम अपॉन आई, और फिर ये रेंज हो गया आपका। अब रेंज का लूप तो मैंने चलाया नहीं, तो यहाँ पे एक नहीं चला दिया, रेंज इतना हो गया। और आई का लूप कहाँ गया? आई का लूप नहीं चलाया। यहाँ पे आई का लूप चलाओ, फॉर आई इन रेंज
रेंज 1 से लेकर के n तक चलाओ ये। और अब हमने चेक किया कि n% i इज डबल इक्वल टू 0 देन इतना। और ये जो इफ की जो कंडीशन है ये आउटर लूप के अंदर रहेगी लेकिन इनर लूप से बाहर रहेगी। आउटर लूप के अंदर कर दिया मैंने इसको, आउटर लूप के अंदर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे इफ होना चाहिए और फिर ये इफ की बॉडी आ गई आपकी, ये इफ की बॉडी आ गई। और फिर एल्स की बॉडी जो है वो यहाँ पर होगी, एल्स ये इसको, ये एल्स की बॉडी होगी। और फिर हम एल्स की बॉडी के अंदर ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया। एक एरर बता रहा है कहीं पर, यहाँ पे एरर बता रहा है, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड इंडेंट्स ब्लॉक। अच्छा, ओहो हो, ये यहाँ पे होना चाहिए यार। ये है, आ गए हम फॉर के अंदर, इफ इतना देन। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख्याल रखना पड़ता है, खास ख्याल, कि यहाँ पे आपको इंडेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है पाइथन में। ये इंडेंट्स आ गया और फिर यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ से आ गए, इतना देन इतना, यहाँ पे आ गए। अब एरर फ्री हो गया प्रोग्राम। अब इसको समझो पहले, तब फिर रन कराते हैं, ठीक है। एक बार पहले रन करा देते हैं, उसके बाद में मान लो रेंज दिया हमने 100, ठीक है। तो ऐसे केस में, अरे यार परफेक्ट नंबर और यहाँ पे n को प्रिंट करा दो, दैट्स ऑल। और ये एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हटा दो। अब इसको एक बार और रन करा रहा हूँ। मान लो रेंज दिया हमने 100, तो इसने कहा 6 और 28 दो परफेक्ट नंबर है। समझ में आई बात? यहाँ तक तो रन तो कर रहा है क्लियरली, यहाँ तो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है। देखो, जैसे कि मान लीजिए हमने एक रेंज इनपुट कराई, जैसे कि मान लीजिए रेंज 100 इनपुट करा लिया, ठीक है, क्लियर है ना। अब n का जो लूप चलेगा वो 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा? 99 तक चलेगा, ठीक है। पहले n की वैल्यू 1 होगी, फिर n की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और अब हमने क्या किया कि देखिए दो लूप चल रहे हैं, एक लूप n में चल रहा है, दूसरा लूप i में चल रहा है। देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो लूप विद इन लूप है ना, मतलब नेस्टेड लूप है ये। लूप विद इन लूप का मतलब नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें n इज इक्वल टू पहले 1 होगा, और जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो सम इज इक्वल टू कितना मान लेगा? 0 हो जाएगा। हाँ, बोलते रहना, बीच बीच जैसे पूछता रहूं मैं, 0 हो जाएगा। और जो i का लूप चलेगा, अब वो कहां से लेके कहां तक चलेगा? नहीं, 1 से लेकर के लेस देन 0 तक चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। बोलो। अरे हम तो बोल रहे हैं 1 से i का लूप जो है वो 1 से लेके लेस देन n तक चल रहा है ना, n-1 तक चल रहा है ना। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 है, ठीक है ना। तो 1 से लेके लेस देन 1 तक कैसे चल सकता है ये? अरे 1 से स्टार्ट होके लेस देन 1, मतलब 1 से स्टार्ट होके लेस देन 1 तक तो चल ही नहीं सकता ये। तो ऐसे केस में ये इग्नोर हो जाएगा, एक लूप हमारा एक बार भी नहीं चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जब आउटर लूप चलेगा ही नहीं तो आउटर लूप के अंदर कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं होगा, और आउटर लूप के अंदर जब ट्रांसफर ही नहीं होगा तो आगे के स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे।
इनर लूप में भी ट्रांसफर नहीं होगा और इनर लूप के भी उसके बाद के भी कंडीशन मतलब चेक नहीं हो पाएगी। ऐसे केस में वो कुछ भी नहीं करेगा, सीधे आकर के आउटर लूप में इंक्रीमेंट कर देगा n में। तो अभी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब जितनी बार आउटर लूप में जा रहा है उतनी बार सम को वो क्या कर दे रहा है? 0 कर दे रहा है। तो आउटर लूप के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू कितना हुआ? 2। आउटर लूप के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू कितना हुआ? 2। और सम इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब जो i का लूप चल रहा है वो 1 से लेकर के लेस देन कहां तक चलेगा? लेस देन n की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है। तो i का लूप लेस देन 1 से स्टार्ट होके लेस देन 1 तक, सॉरी लेस देन 2 तक चलेगा। तो ऐसे केस में i का लूप कितनी बार चल रहा है? एक बार चल रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? आई 1 से लेके लेस देन टू का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके n-1 तक चल रहा है। n की वैल्यू 2 है। एक बात ना करो भाई, तो 2 मिनट रुक जाओ। n की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 1 है। 1 से लेके लेस देन 2 मतलब 2-1 तक चल रहा है। तो 2-1 तो 1 ही हुआ ना। 1 से लेके 1 तक चल रहा है तो केवल एक ही बार ना चल रहा है। इसमें कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? एक ही बार तो चला ना। तो जब एक बार चला तो ऐसे केस में उसने चेक किया कि क्या 2 मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0 है? क्यों नहीं है भैया? 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। 1 से तो किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे, चाहे 2 में करो चाहे किसी भी नंबर में करो, वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना उसमें। क्यों नहीं होगा? होगा ना, होगा ना। 1 से तो सब नंबर डिवाइड होते हैं ना। तो ऐसे केस में जब 2 मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू मिली तो सम इज इक्वल टू सम प्लस i के अकॉर्डिंग सम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1 हो गई। ठीक है ना? तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गई। ऐसे केस में सम की करंट वैल्यू कितनी हुई? अब क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट से बाहर निकल आया और इनर लूप के अंदर है। लेकिन अभी प्रोग्राम हमारा इफ स्टेटमेंट से तो बाहर निकल आया है लेकिन इनर लूप के अंदर है। देखो इनर लूप ये है, यहाँ से इनर लूप चल रहा है आपका। ये कर्सर देख रहे हैं आप लोग? कर्सर को पॉइंट देख रहे हैं आप लोग? ये इनर लूप चल रहा है आपका। पॉइंटर देख रहे हैं ना, माउस का पॉइंटर? ये इनर लूप है। अब जब यहाँ से भी बाहर आ जाएंगे, इस फॉर के इंडेंट्स में आ जाएंगे तो आउटर लूप से भी बाहर हो जाएगा। तो इफ से तो बाहर निकल गए लेकिन इनर लूप से बाहर निकल गए, इफ से भी बाहर निकल गए, इनर लूप से भी बाहर निकल गए, लेकिन आउटर लूप में है अभी, है ना? इनर लूप से बाहर निकल गए। ये फॉर के इंडेंट्स इनर लूप की है और इसकी इंडेंट्स में आ गए तो इनर लूप में है हम अभी। लेकिन इफ की इंडेंट्स यहाँ पर है तो इफ से बाहर निकल गए लेकिन इनर लूप से बाहर निकल गए, आउटर लूप से बाहर नहीं निकले। ये बात जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम। बोलो जल्दी से। इंडेंट्स की यहाँ पे खास ख्याल रखना होता है। देखो इंडेंट्स का मतलब जब ये दिख रहा है, ये सेलेक्ट किया मैंने, ये आउटर लूप स्टार्ट किया है। अब जब इसके अंदर ये इतना पोर्शन छोड़ के ये आउटर लूप में है कि नहीं है? हम लोग ये आउटर लूप में, ये आउटर लूप में है। ये दोनों स्टेटमेंट आउटर लूप को शो कर रहा है, आउटर लूप की बॉडी के अंदर है। फिर आउटर लूप के अंदर ही एक और लूप चला दिया मैंने और फिर उसकी बॉडी के अंदर आ गए, उसमें इफ में आ गए यहाँ पर। अब ये इफ की बॉडी के अंदर आ गए हम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो यहां से हम इफ से बाहर निकल गए, इनर लूप से बाहर निकल गए, लेकिन आउटर लूप से बाहर नहीं निकले। क्योंकि आउटर लूप से बाहर निकलने का मतलब फिर ये स्टेटमेंट हम इसके इंडेंट्स पे अगर लिख देंगे तो आउटर लूप से भी बाहर निकल जाएंगे। तो बात समझ में आई कि बात की नहीं? ये वाली इफ से तो बाहर निकल आए और इफ से बाहर निकलने के बाद में और इनर लूप से बाहर निकलने के बाद में हमने एक कंडीशन चेक करी कि क्या सम इज डबल इक्वल टू n है। सम की वैल्यू क्या निकली थी हमारी? 1। और n कितना था?
n 2 था। 1 के केस में तो इसने कुछ किया ही नहीं ना। हाँ, 1 के केस में तो इसने कुछ किया ही नहीं। n इज इक्वल टू 2 था, तो क्या 1 इज डबल इक्वल टू 2 है? नो। ऐसे केस में क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? नो। अब क्या होगा कि इनर लूप से ये यहां से भी इनर लूप से भी बाहर निकल करके आउटर लूप में आएगा और n में इंक्रीमेंट करेगा। n में इंक्रीमेंट करेगा। अभी n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब n 3 हो गया, तो अब सम जो लास्ट टाइम वाली जो सम था उसको उसने खत्म कर दिया। अब फिर से सम क्या मान लिया उसने? 0 मान लिया। अब i का जो लूप चलेगा वो 1 से लेकर के कहां तक चलेगा? अरे n कितना है? हाँ, तो 1 से लेकर के कहां तक चलेगा? 2 तक चलेगा। बिल्कुल सही है। तो मतलब कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। बिल्कुल सही है। तो ऐसे केस में पहले i इज इक्वल टू 1 होगा, फिर i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या 3 मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0 है? है। तो सम कितना हो गया? अगर 3 मॉडुलस 1 इज डबल, फिर क्यों 3 हो गया भाई? बताओ 3 कैसे हो गया? सम जैसे ही आउटर लूप में आया, सम उसने क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो 0 प्लस 1 0 प्लस, अच्छा 3 हो गया। सॉरी 3, हाँ 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 3 हो गया। तो नहीं, तो i का लूप तो पहले 1 से लेकर 3 तक चल रहा है ना, तो पहले i की वैल्यू तो 1 होगी ना पहले। तो सम कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। अब 1 होने के बाद में फिर से i में इंक्रीमेंट, इनर लूप मैंने बताया था ना, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलेगा, समझे ना। तो अब i की वैल्यू जब 2 हुई तो क्या क्या 3 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0 है? नो। ऐसे केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? नो। तो सम, हाँ नहीं होगा, सम हमारा 1 ही रहा। और फिर आई बस 2 ही बार लूप चलेगा, 2 तक ही चलेगा। तो सम की फाइनल वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1 आई है। बिल्कुल सही है। और n की वैल्यू कितनी है? क्यों 1 हो गई भाई? n की वैल्यू तो 3 थी ना। n की वैल्यू तो 3 थी ना, तो क्या 1 इज डबल इक्वल टू 3 है? ऐसे केस में क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? अब फिर से आउटर लूप में जाएगा और n में इंक्रीमेंट कर देगा। n कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। और सम को फिर से क्या कर देगा वो? 0 कर देगा। अब i का जो लूप चलेगा वो 1 से लेकर के कहां तक चलेगा? 3 तक चलेगा। कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। तो n परसेंटेज 1 या n मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताओ। ट्रू। ऐसे केस में सम कितना हो गया? सम कितना हो गया? भाई जब यहाँ n में उसने इंक्रीमेंट किया, n 4 हो गया, n 4 चल रहा है ना अभी। तो जब n 4 किया तो उसने सम को 0 कर दिया ना अभी। तो 4 मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। क्या हो जाएगा सम की वैल्यू? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब फिर से i में इंक्रीमेंट किया, i इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या 4 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 4 से तो 2 से तो डिवाइड होता है ना, तो फॉल ट्रू हो गया।
तो ऐसे केस में सम इज इक्वल टू सम प्लस आई के अकॉर्डिंग, लास्ट टाइम सम 1 था, अब की बार आई 2 है, तो ऐसे केस में 1 + 2 सम इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। फिर से आई में इंक्रीमेंट किया उसने, आई इज इक्वल टू 3 हो गया। क्या 4 मॉडुलस 3 इज डबल इक्वल टू 0? फॉल्स। ऐसे केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 3 ही बार लूप चलेगा। यहां से बाहर निकल आया, सम की फाइनल वैल्यू क्या मिली थी हमें, 3। क्या और n की वैल्यू कितनी है, 4। तो क्या 3 इज डबल इक्वल टू 4? ऐसे केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब n इज इक्वल टू 1 में भी कुछ नहीं हुआ, n इज इक्वल टू 2 में भी कुछ नहीं हुआ, n इज इक्वल टू 3 में भी कुछ नहीं हुआ, n इज इक्वल टू 4 में भी कुछ नहीं हुआ। और आपकी जानकारी या सबकी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि n इज इक्वल टू 5 में भी कुछ नहीं होगा। अब एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, बाहर निकल के n इज इक्वल टू मान लेते हैं कि अब बढ़ते बढ़ते n इज इक्वल टू 6 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि 6 एक परफेक्ट है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि पहले 5 से ही टेस्ट करें उसके बाद 6 पे आए। 6 पे आ गए ना, तो जब 6 पे आए, जब n इज इक्वल टू 6 हो गया, तो सम इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। आई का लूप 1 से लेकर के कहां तक चलेगा, अरे आई का लूप 5 तक चलेगा, मतलब 5 बार चलेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, है ना। तो यहां से 6 मॉडुलस 1 इज डबल इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, true, then sum will be, what will be the value of sum, 1. Next time I will be incremented, and this time the value of I is 2. Now 6 modulus 2 is double equal to 0, condition is true or false, 6 modulus 2 is double equal to 0, condition is true or false, true. ऐसे केस में sum is equal to sum plus I, sum की करंट वैल्यू क्या हो गई, 1 plus 2 is equal to 3, बिल्कुल सही। Again I will be incremented, now this time value of I is equal to 3. Now 6 modulus 3 is double equal to 0, condition is true or false, true. Now the current sum will be 3 plus 3 is equal to 6. Now the value of I will be incremented, I की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो क्या 6% 4 या 6 modulus 4 is double equal to 0, condition is true or false, फॉल्स। ऐसे केस में ये स्टेटमेंट इग्नोर हो गया, कुछ भी नहीं किया इसने। उसके बाद में आई की वैल्यू 5 हो गई, तो क्या 6% 5 इज डबल इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। अब 5 तक ही लूप चलेगा। अब यहां से बाहर निकल गया, सम की जो फाइनल वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 6 मिली। और अब यहाँ इनर लूप के अंदर है, अभी आउटर लूप के अंदर है, इनर लूप से भी बाहर निकल आया। अब उसने टेस्ट किया कि क्या सम इज डबल इक्वल टू n है। ऐसे केस में फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू n प्रिंट कर दिया, मतलब सबसे पहले उसने 6 को प्रिंट कर दिया। कंसोल विंडो में चेक करो, बोलो बोलो, आवाज मेरी मिल रही है? तो बोलो, यहाँ पे 6 को उसने प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत है अभी? अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बाद 6 प्लस 1 करेगा ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब की बार, 7। अब वो चेक करेगा, हाँ अब वो चेक करेगा कि 7 परफेक्ट है कि नहीं। अगर यहाँ से 7 परफेक्ट मिल गया तो 7 को प्रिंट करेगा, अदरवाइज n की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, 8 हो जाएगी। अब वो 8 को चेक करेगा परफेक्ट है कि नहीं, अगर परफेक्ट हुआ तो 8 को प्रिंट कर देगा, नहीं तो फिर n की वैल्यू हो जाएगी 9, फिर हो जाएगी 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से 27 तक n की वैल्यू बढ़ेगी, फिर 28 पे परफेक्ट पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात? 28 पे जब परफेक्ट उसको फाउंड होगा तो यहाँ 28 प्रिंट कर देगा। इसके बाद में फिर 29, 30, फिर इस तरह से करके 99 तक चेक कर डालेगा। 99 n इज इक्वल टू 99 तक के केस में कोई भी परफेक्ट नहीं मिलेगा उसको। समझ रहे हो?
तो 100 तक में केवल 6 और 28 परफेक्ट होता है। चलो एक बार और रन करा देते हैं, अब की रेंज 200 दे देते हैं, देखते हैं कोई परफेक्ट मिलता है। अरे रुक जाओ, पहले 200 चेक कर ले, नहीं है 200 तक में भी नहीं है। अब की बार 1000 दे देते हैं, ठीक है, मान लो 1000 दे दिया। ऐसे केस में एक परफेक्ट और मिला, 496 परफेक्ट है। समझ रहे हो? अब समझ में आ गया? ओवर कर रहा हूं फिर, ठीक है। ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, सारे चैप्टर्स नहीं, चैप्टर होना चाहिए उसके बाद में उसकी कोडिंग होनी चाहिए, चैप्टर होना चाहिए उसके बाद उसकी कोडिंग होनी चाहिए, ऐसे। हाँ, टॉपिक हो गया और उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, सारे चैप्टर्स के बाद उस कॉपी में लिखने का कोई मतलब वो तरीका नहीं होता है। सारे चैप्टर के बाद लिखने का कोई तरीका नहीं होता। पहले चैप्टर की, पहले टॉपिक की थ्योरेटिकल पोर्शन लिखिए, सिंटैक्स वगैरह लिखिए, जो भी मैंने उसका कुछ डेफिनेशन वगैरह लिख पाया है उसको लिखिए। उसके बाद में उससे रिलेटेड आप प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स, जो भी प्रोग्राम्स मैंने कराए उसको लिखिए। और अगर आपने ऐसा कर भी लिया है तो नेक्स्ट चैप्टर से ऐसा मत करिएगा प्लीज। समझ रहे हैं ना? हाँ, अलग कॉपी बना लो, सो फॉर सो गुड। अगर उसी कॉपी में भी अगर करते हो तो पहले टॉपिक, उसके बाद प्रोग्राम, फिर टॉपिक, फिर प्रोग्राम। हाँ बना लो, अलग कॉपी कोडिंग के लिए बना लो, लेकिन टॉपिक मेंशन कर देना उसमें कि ये कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है ना? हाँ, इसको मेंशन कर देना। और एंजॉय योर वीकेंड। नाउ वी विल मीट ऑन मंडे, द डे आफ्टर टुमारो। ओके देन। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।